हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मैथमेटिक्स में। मैं आपका प्यारा सर शुभम सर आज फिर लेके आए आपके लिए एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th कि जो टर्म फर्स्ट जो आपका मैथ्स का जो एग्जाम होगा उसी एग्जाम पैटर्न पर हम आज एक पेपर सोल्व करते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 40 का होगा और जिसका टाइम 90 मिनट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आज हम इस पेपर को इस वीडियो में सोल्व करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना है। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। देखो यहाँ पे जो आपका टोटल जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे और जिसमें से आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे चॉइस होगी, आप उनको कोई भी 4 क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ सकते हैं। जो सेक्शन बी होगा वो आपका 20 क्वेश्चन का होगा और 1 मार्क ईच, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो भी होगा वो आपका 1 मार्क्स का ही होगा। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन की यहाँ पे चॉइस है क्योंकि आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं अपने सेक्शन सी में। सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपके 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे और उनमें से क्वेश्चन 10 कोई भी आपको 8 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन की चॉइस आपको सेक्शन सी में मिल जाती है और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीन्स आपका कोई भी अगर आप गलत करते हो कोई भी क्वेश्चन, उसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर by which 1/3 should be multiplied so that the decimal expansion terminate after one places of decimal is 3/100, 3/10, 1/10 and 3। देखो यहाँ पे आपके पास एक नंबर गिवन है 1/3, हो गया। ये कह रहा है कि इसमें सबसे छोटा रेशनल नंबर ऐसा कौन सा है कि इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो क्या हो जाए, डेसिमल एक्सपेंशन में बदल जाए और टर्मिनेट हो सिर्फ 1 प्लेसेस के बाद, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले तो इसको टर्मिनेट करना है, उसके लिए 3 हटाना होगा तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये टर्मिनेट बनाना, टर्मिनेट कोई भी रेशनल नंबर तभी बनता है जिसके अपोन में या तो 2 या 5 या दोनों के यहाँ पे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर लिख लेते हैं 10, क्योंकि ऑप्शन में जो आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 10 है या फिर 100 है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/10 और 1/10 को लिख सकते हैं हम 0.1। इससे देखो क्या हुआ, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आपके पास है, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका आफ्टर 1 डिजिट तक, ठीक है। पहले से तक ये टर्मिनेट भी हो चुका, तो इसका सबसे छोटा नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर 1/3 में मल्टीप्लाई कर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन इज। नॉन जीरो सॉल्यूशन मीन्स होगा यहाँ पे आपके कोइंसिडेंट, यानी कि कोई ना कोई एक नॉन जीरो सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए हम कंडीशन ले लेते हैं a1/a2 = b1/b2, बिकॉज यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, c1/c2 यानी 0/0 की फॉर्म, उससे यहाँ पे कोई बेनिफिट हमें नहीं होगा। तो आप ये कंडीशन लेकर चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a1, x का कोएफिशिएंट कितना 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है k, तो 3/k इज इक्वल, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 5 अपॉन y का कोएफिशिएंट कौन है 10, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 3 के साथ, k की 1 के साथ, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, k = 6, ठीक है। यहाँ पे ये आपका 3/10 हो गया। तो इसका नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एक ट्रायंगल है ABC, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल BC। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल होगा, हो गया ABC, D पॉइंट है AB पे, इस AB पे कहीं पॉइंट है एक D और इस AC पे है कोई पॉइंट E, और जो ये DE है DE गिवन है पैरेलल BC के, यानी जो ये लाइन है आपकी DE ये BC के क्या है पैरेलल गिवन है। एंड AD रेशो DB, AD रेशो DB, मतलब यहाँ से
यहाँ तक का जो रेशो गिवन है वो आपको 3:1 है। मान लीजिए रफली देखो सोल्व कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये 3 पार्ट है एडी का तो उस टाइम पर डीबी का पार्ट 1 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ से अगर एबी तक निकालते हैं तो ये 4 हो जाएगा क्या, 3A 1A, टोटल 4 पार्ट हो गया। अच्छा आगे नेक्स्ट चलता है EA 3.3 सेंटीमीटर। EA मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 3.3 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे AC, यानी कि ये पूरी AC पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी एक BPT थेल्स थ्योरम होती है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे AD अपॉन AB, क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB। अब जो रेशो आपने इधर लेफ्ट साइड में लिखा वो राइट में लिखेंगे। AD पहले लिखा तो AE पहले लिखिए आप, AE अपॉन इधर फिर पूरा AB लिखा आप तो पूरा इधर कितना हो जाएगा पार्ट AC। वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप यहाँ पे। AD कितना है, AD रेशो AB, तो ये आपका देखो AD तो आपका 3 और ये पूरा है 4, तो 3/4 लिख लो रेशो में, अगर क्योंकि रेशो में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेरिएबल लगाना चाहते हो तो 3x 4x भी और यहाँ पे 3x और 1x भी कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने अगर रेशो में है। AE कितना है आपका, AE आपका 3.3 और अपॉन ये आपका AC जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसके यहाँ पे ऐसा करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, देखो AC निकालने के लिए, AC अगर आपको निकालना है डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, 3.3 है जो ये 4 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा और अपॉन में जो ये 3 था मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 1 13, तो 13.2 अपॉन 3, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, 3 4 12 पॉइंट बचेगा 1 हो गया 12, 3 4 12, दैट मीन 4.4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0। देखो अब आप यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन में चलते हैं एक बार। ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू x एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास थ्रू होगी, ऐसे ये हो जाएगी आपकी y इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू 6 मीन्स आप x एक्सिस पर 6 यूनिट चलोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए यहाँ पे आपकी 6 यूनिट, तो एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या होगा आपका x इज इक्वल्स टू 6। अब देखो x इज इक्वल्स टू 6 ना, y एक्सिस y इज इक्वल्स टू x को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 6,6, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 6 है यहाँ पे, देखो सारी जगह पे y की वैल्यू 6 है यहाँ पे इस वाली लाइन पे, y की वैल्यू अगर 6 है तो x भी 6 होगा, तो 6,6 यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कह रहा है एंड y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। अब इन तीनों लाइन के बीच में जो बाउंड्री डिवीजन होगा वो ये होगा, और इसका क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया। बेस कितना हुआ 6 यूनिट, हाइट कितनी है 6 यूनिट, तो एरिया क्या हो जाता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस 6 हाइट भी 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, दैट मीन 18 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है 5 कोट स्क्वायर ए माइनस 5 कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बताने की क्या होगी। अब देखो यहाँ से आप दोनों से एक काम करो, 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। जैसे आप 5 कॉमन लोगे तो 5 जैसे ही कॉमन लोगे क्या बचेगा, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है यहाँ तक। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, पढ़ी सभी ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये प्लस का कोसेक स्क्वायर, अब इधर लाओगे तो माइनस का होगा ना कोट के साथ, तो कोट स्क्वायर ए तो ऐसा का सही, ये कोसेक स्क्वायर ए इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और देखो ये 1 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई -1, तो आप यहाँ पे पुट करो तो 5 मल्टीप्लाई ये कितना है -1, 5 1 जा 5, दैट मीन माइनस के 5, तो माइनस के 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपको द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, तो कौन सा इनका HCF नहीं होगा। देखो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एलसीएम होगा वो HCF से हमेशा डिवाइड होगा, ये बात याद रखना। अब एलसीएम क्या है आपका 1200 है, तो ऐसा ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 1200 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। देखो 200 भी पूरा करेगा, 600 भी करेगा, 400 भी करेगा, लेकिन 500 जो होगा
वो आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 12/5 दैट मीन 2.4 आ जाएगा। 2.4 आ गया, पॉइंट में आ गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें बोला कैन नॉट बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 3 and -10। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेट्स से 2 जीरोज है, एक अल्फा है और एक बीटा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन में गिवन है आपको सम एंड प्रोडक्ट, तो इनका सम का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका 3 गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि आपको -10 गिवन है। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आपका अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो -3x हो गया, प्लस अल्फा बीटा है -10 पर प्लस माइनस हो जाएगा -10। तो देखो कौन सा ऑप्शन है सही? एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज। देखो यहाँ पे एक तो सर्किल है, लेट्स से रेडियस इसकी r है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की मान लीजिए साइड है यहाँ पे a। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? एरिया इन दोनों के क्या न्यूमेरिकली इक्वल है। अब देखो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, दैट मीन ए स्क्वायर। ये इनका क्या होगा? इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें क्या निकालना? रेशियो निकालना है इनके पेरीमीटर्स का। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? इनके पेरीमीटर, तो ए सर्किल पहले वर्ड दिया, तो सर्किल का जो एरिया होगा वो पहले लिखे जाएगा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर वो बाद में, और ऐसे इनके पेरीमीटर में भी यही आपका ऑर्डर रहना है। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या रख करोगे? ए स्क्वायर को अपॉन में लाओ, पाई को इधर ले आओ, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई। ठीक है, अब हम यहाँ से रेशो अंडर रूट कर दे रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें आर अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। हो जाएगा आर अपॉन ए इज इक्वल टू 1/√पाई, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 हो जाएगा। अब ये तो इनकी रेडियस और इनकी साइड में रेशो आया, बट आपको पेरीमीटर में निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr। पेरीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पे सर्किल की सरकमफ्रेंस, जो कि आपकी 2πr होती है अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है 4a। अब देखो आप जो आपने यहाँ पे अरेंजमेंट की वही आप इधर कर दो। ठीक है, अब इसका निकालना है ना, तो 2π, 2 से 4 कट गया, कितना आ गया? 2, तो पाई आर अपॉन 2a आ गया। और r अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी? 1/√पाई। तो आप क्या लिखोगे? पाई अपॉन 2 तो आती है पहले से ही है, r अपॉन ए की वैल्यू कितना? 1/√पाई। √पाई से पाई कट जाएगा, √2 टाइम √पाई टाइम्स, तो यहाँ पर बचेगा आपका √पाई अपॉन 2। तो देखा कौन सा रेशो है? 1/√पाई अपॉन 2, ये आपको ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर, तो इसके जीरोज बताने के भाई कौन कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसका एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये आपका x माइनस 6 टू जा 12, पूरे का पौन में 6, एलसीएम हो गया। क्या होता है पोलिनोमियल में, अगर आप जीरोज फाइंड आउट करना चाहते हो तो जो डिनोमिनेटर में है अगर पूरे के, यानी जो आपका एलसीएम है उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये आपका 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो गया। अब 12 6 जा 72, 72 का ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आ जा, वो होता है 8 9 जा 72 या 9 8 जा 72। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 6x स्क्वायर प्लस x को लिखोगे आप 9x माइनस 8x, क्योंकि 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, और 9 माइनस 8 करोगे तो प्लस का x बचेगा और माइनस के 12। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। पहले दो में से क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है, एक x कॉमन है। यहाँ से आपका 2 बचा, एक x बचा प्लस, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो 9 में से 3 कॉमन लोगे तो 3 बचेगा, माइनस इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2x और माइनस बाहर गया प्लस 4 3 जा 12 होता है, तो प्लस 3, तो दोनों में से अब क्या होगा? 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, पहले से बचेगा आपका 3x, दूसरे बचेगा -4। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0, अगर इसे 0 करोगे प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, ये माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4, ये मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको क्या गिवन है?
इफ ए पोल इज 18 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 9.6 मीटर लॉन्ग। अब देखो एक पोल है, ठीक है, जो कि 18 मीटर हाइट का है, ठीक है, और इसने शेडो बनाई 9.6 मीटर, बना दिया। अच्छा जी, ये लो, ये होती है शेडो, जो कि हम जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परछाई, ठीक है, सड़क पर बनी या धरती पर बनी। देन द डिस्टेंस ऑफ द फार एंड ऑफ द शेडो फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल। मतलब क्या, अब वो आपको यहां से जो इसकी दूर वाली जो है, यानी ये आपकी शेडो है, इसके इस पॉइंट से इसके पोल के टॉप तक की जो बीच की डिस्टेंस है ये आपको बतानी है। मतलब ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो आपको हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का कैसे निकालते हो आप, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन 18 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9.6 उसका स्क्वायर करोगे। देखो अब आप इसको कैसे सोल्व करो। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस, अब जो आपका 9.6 है इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 92.16, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 416.16, ये आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल है। अगर हाइपोटेनियस निकालना तो इसका आप अंडर रूट निकाल दोगे, किसका, 416.16 का, जो कि हो जाएगा आपका 20.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब आपके पास देखो 2 डाइस है, वे आपने एक साथ उछाल ली, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना होता है 36। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। देखो प्रोडक्ट 7, आपके पास देखो 2 डाइस है, डाइस पे आपके 1 होगा, 2, 3, 4, 5 या 6, ये सब हो गए। अब प्रोडक्ट बोल दिया, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, अब 2 है आपके पास डाइस, पहले पे ही होंगे, दूसरी पे भी यही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, ये होंगे। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर इस पाएगा, कोई एक नंबर इस पाएगा, जब आप साइमल्टेनियसली 2 डाइस आप थ्रो करोगे, उछाल लोगे, ठीक है। तो अब ये बताओ आप कि कोई भी 2 नंबर लेकर आप प्रोडक्ट 7 ला सकते हो, नहीं, कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर इसका ऑप्शन बताओ, फेवरेबल केस जो होगा यहाँ पे, फेवरेबल जो केस जो होंगे वे आपके 0 हुए, और अगर फेवरेबल केस 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, ये तो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, बी की पावर b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड c इज इक्वल टू 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5, और एलसीएम इनका जो गिवन है वो ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n निकालना है आपको। अब देखो हम लिख लेते हैं पहले, a क्या है बाबू आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, b क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, c क्या आपका, ये आपका c 3 टू दी पावर n, ठीक है। और जो इन सभी का जो एलसीएम दे दिया ए बी सी का, वो गिवन है एलसीएम ए बी सी का, ये आपको 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 2 और मल्टीप्लाई में है 5, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन अगर पावर की फॉर्म में देखना तो एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, ठीक है ना। अब 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 होगी, 3 की पावर है 2 मैक्सिमम, कितना 3 की पावर है 2, अच्छा 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 होनी चाहिए थी और 5 है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना। तो 3 की जो पावर है मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तभी तो इसका एलसीएम ये निकलेगा। अब देखो यहाँ पे रिमेंबर करना है आपको, एक पॉइंट रिमेंबर यानी कि याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर आप निकालना चाहते हो एलसीएम तो एलसीएम का मतलब होगा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब जो भी पावर गिवन है किसी भी प्राइम फैक्टर की, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसका एलसीएम उस आप काउंट करोगे। अगर आपको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ को लोगे आप लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखो वैसे तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा, लेकिन इसका उल्टा लेना है आपको, हाईएस्ट पावर लेना है वेरिएबल का, ठीक है। हाईएस्ट एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें हाईएस्ट का बिल्कुल उल्टा यानी कि लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन द पेरीमीटर। देखो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 4√3 गिवन है, ये गिवन होगा। √3 से √3 कैंसिल, 4 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर पूछा गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सो देखो पेरीमीटर होता है 3a। 3a तो 3 मल्टीप्लाई ए आपका 4 यूनिट, ठीक है। तो 3 4 जा 12 तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया द सरकमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कोई एक सर्किल है, ठीक है, क्या एक सर्किल है जिसकी रेडियस मान लीजिए आप आर है, ठीक है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr एंड एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr², ये न्यूमेरिकली इक्वल है। अब देखो अगर ये इक्वल है तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देन द डायमीटर, तो आपको डायमीटर निकालना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल यानी कि 2r, तो 2 मल्टीप्लाई आर है 2 2 जा 4, तो 4 यूनिट इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ इन 2 ट्रायंगल ABC एंड PQR, देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक तो है आपका AB और C, दूसरा है PQR। क्या है PQR, वो मैं थोड़ी देर में लिख रहा हूँ। PQR एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए यहाँ पे है तो एंगल क्यू के इक्वल है, मान लीजिए आपका क्यू यहाँ पे है, ठीक है। और एंगल आर है एंगल बी के इक्वल, मतलब अगर एंगल बी वाला है तो आप इसको एंगल आर लिख लीजिए, लिख लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर ये ट्रायंगल कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। आप क्या लिख सकते हो, AB अपॉन इधर क्या है QR, तो P बचेगा उसको आप इधर लिख दीजिए, QR इक्वल होगा AC अपॉन इधर कौन है PQ इक्वल BC अपॉन आ जाएगा PR या फिर RP। अब देखो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। अब देखो PQ तो इसके अपॉन में नहीं आएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि AB के अपॉन में PQ नहीं, AC तो आ सकता है AB के अपॉन में, क्योंकि PQ तो आपका यहाँ पे है तो इसकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी PQ के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, कि इसमें बोला विच इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है आपको इफ 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है, मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 तो है यहीं पे ही, 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन डिनोमीटर क्या है आपका 7 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा। अब हम क्या कर ले रहे हैं, cos थीटा कॉमन ले लो ऊपर से, तो जैसे आप cos थीटा कॉमन लोगे तो 7, देखो cos थीटा कॉमन लेने से क्या होगा बेनिफिट, 7 तो ऐसे कैसे ही, sin थीटा cos थीटा तो यहाँ पे है नहीं, तो जो नंबर वहां पे नहीं होता तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस हो जाएगा 3 cos थीटा आपका कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आपका रोल यहाँ से खत्म हो गया इसका, अपॉन cos थीटा ही डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप cos थीटा कॉमन लोगे क्या बन जाएगा 7 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो ये प्लस है 3, ठीक है, प्लस के 3 हो गया,
यहाँ पे देखिए +3 cos थीटा कॉमन बाहर गया, क्या बचा +3 cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या रहेगा 7 tan थीटा, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan थीटा, और माइनस के 3 और अपॉन 7 tan थीटा और +3 ये बचा। अब इनकी tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 7 मल्टीप्लाई क्या है tan थीटा की वैल्यू कितनी है बाबू 4/7 और -3 अपॉन 7 tan थीटा, तो 7 tan थीटा की वैल्यू 4/7 और +3, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7, न्यूमरेटर में बचा 4 - 3 और डिनोमिनेटर में बचा 4 + 3, 4 - 3 1 और 4/3 सॉरी 4 + 3 7, तो 1/7 कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है आपको द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर टू लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर या फिर पैरेलल। देखो कैसे कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है वहां पर गिवन है, ठीक है। उसमें क्या था आपका रेशो चेक करते थे, जैसे कि इसका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 अपॉन इसके एक्स का कोएफिशिएंट है 3, तो 5/3 आ गया, कैंसिल तो होगा नहीं। अच्छा वाई का कोएफिशिएंट -15 अपॉन इसके वाई का कोएफिशिएंट कितना है -9। देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, माइनस से तो माइनस, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 5/3 आ गया। तो पहली फ्रैक्शन भी 5/3, दूसरी फ्रैक्शन भी, यानी ये रेशो भी आपका 5/3। अब देखते हैं अपना थर्ड रेशो जो कि आपका C1/C2 होता है। C1 कितना है -8, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको माइनस को +8 को इधर लाओगे तो -8 हो जाएगा, अपॉन इधर C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 और अपॉन में 5, ठीक है। ये 5 घूम कर ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 × 5 अपॉन 24, 8 से 24 पूरा 3 टाइम डिवाइड, तो 5/3। अब देखो कंडीशन क्या बनी कि जो A1/A2 था वो इक्वल आ गया किसके B1/B2 के, और जो ये B1/B2 है ये इक्वल आ गया C1/C2 के। तीनों रेशोज इक्वल कब होता है, जब लाइन हो कोइंसिडेंट, क्या हो कोइंसिडेंट। तो 17 का 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज, देखो आपको पता है इम्पॉसिबल जो भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 होती है, ये सभी को पता है। और जो आपका श्योर इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाती है, क्या हो जाती है 1, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है इन चारों में से कि जो इन सभी से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, अब 12 से देखो कौन कौन डिवाइड होगा, क्या 1000 12 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं जी होने का नहीं, तो ये तो गलत, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा 12 से डिवाइड करके देखो 1080 को, क्या 1080 12 से डिवाइड हो जाएगा, पहले 1080 को डिवाइड करते हैं 12 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12 9 जा 108 और 0 तो 90, यानी पूरा कट गया। फिर 1080 यानी 1080 को डिवाइड करते हैं 15 से, 15 7 जा 105 बच गया, 3 हो गया 30, 15 2 जा 30, ये भी कट गया पूरा। तो अब 1080 को डिवाइड करते हैं 27 से, 27 से जैसे आप डिवाइड करोगे कितना होगा, देखो 27 से देखो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा पूरा, कितना टाइम्स 4 टाइम, 27 4 जा 108, ठीक है, और एक 0 40, तो ये तीनों से डिवाइड होगा, 12 से भी 15 से भी 18 से। अब 18 रहेगा ना, तो 18 से और देख लीजिए डिवाइड करके 1080 को 18 से, 18 6 जा 108 और एक 0 60, तो यानी कि इन चारों से ये आपको पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा हो सकता है अभी तक। अभी आप इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, देखो 1000 जो 1 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 में 12 में 3 आएगा फैक्टर, तो ये तो होने का नहीं। अच्छा 102 ये 3 से भी हो जाएगा, लेकिन क्या ये आपका 27 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा आपका 1080। दूसरा इसका क्या तरीका होता है, इन सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए एलसीएम। अगर आपको ये समझ नहीं आया मेथड तो आप एलसीएम निकाल सकते हो किसका 12 15 18 एंड 27। 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 2 6 जा 12 15 2 9 जा 18 और फिर 2 से 27, 2 से डिवाइड होगा कोई सा
ये 2 3 जा 6, 15, 9 एंड 27। अभी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए इनको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से कर दीजिए डिवाइड। 3 1 5, ये आपका ऐसे कैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 1 5 1 1 और एक ये 5। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 जा 10, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 और ये आपका 10, तो 540 आ गया। अब 540 का जो मल्टीपल होगा इनमें कोई सा भी, वो इसका आंसर हो जाएगा। 540 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 540 मल्टीप्लाई 2, 2 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दैट मीन इससे भी आपका आंसर यही आता है। तो एज यू विश, जैसा आप ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर लीजिए, ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन द गिवन फिगर ABCD, ABCD, ठीक है, ये यहाँ पे आपका B। ये एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इक्वल 40 मीटर। AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर की डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट BC वह 15 मीटर, BC है ये 15 मीटर दे दी। AD 9 मीटर, AD है यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको 9 मीटर गिवन है। क्या गिवन है? 9 मीटर। CE परपेंडिकुलर ऑन AB, CE क्या है? परपेंडिकुलर है AB पर, और जो ABCD है उसका हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। किसका बताना है? एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, यानी पूरे का एरिया। अब हम क्या काम करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो आ जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, इसमें हमें बेस, देखो ये भी पता है ये भी पता है, बस अगर हाइट मिल जाए, क्या मिल जाए? हाइट, तो डायरेक्ट हो जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाई हाइट h, ठीक है। अब देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 28, 40 प्लस 28 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी गिवन है आपको? ये है आपकी h, कितनी है हाइट? कितनी है h? 9, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 28 हो जाएगा 68 और मल्टीप्लाई में 9, ठीक है यहाँ तक। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 9, 9 की मल्टीप्लाई करिए। 9 4 जा 36, कितना कैरी? 3 कैरी। 9 3 जा 27 प्लस 3, ये हो जाएगा 30। दैट मीन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना? 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी समझ आ गया। देखो इसमें ऑप्शन और भी थे, बस हमें ऑप्शन में जाना नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया अपना 306, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब देखो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा वो सेक्शन ए था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। द वैल्यू ऑफ के so that the system of these equations have infinitely many solution। infinitely many solution कोई भी system of linear equation तब रखता है जब a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 के हो जाता है। मतलब जब तीनों रेशोज आपके इक्वल होंगे तभी वो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो। x का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 6, 3/6 इक्वल, ठीक है। अब हमें k जो है गिवन वो c की वैल्यू गिवन है, तो c की वैल्यू क्या है इधर? -5 अपॉन k की वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट हमें -k, ठीक है यहाँ तक। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में k यहाँ पे, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +k 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, देखो एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, दूसरा ट्रायंगल बिल्कुल इसके सिमिलर बना लीजिए आप, बट उस पर वर्टेक्स अभी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो इसने क्या लिखा, कुछ कोई दो ट्रायंगल ऐसे है कि ABC और DF है, दो ट्रायंगल हो गए, इधर वाला DEF होगा। अब उसके वर्टेक्स में हम अभी नहीं लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद लिखते हैं। देखो क्या गिवन है, AB अपॉन DE, AB है बाबू यहाँ पे,
तो डी और ई इधर होगा। अब अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डी यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे, ई यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे, वो आपको नेक्स्ट बता देगा। बीसी अपॉन एफ डी, देखो बीसी आपका ये है और एफ डी ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए, डीई ये था और इसमें एफ डी ये बताया, तो इनमें डी वर्टेक्स कॉमन आया और इन दोनों में डी वर्टेक्स, तो फिर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए ना। तो डी अगर ये है तो आप एक बात बताइए, अब ए बी अपॉन डी ई, ए बी ये था, डी ई ये था, डी अगर ये होगा तो ये ई होगा जरूर और ये हो जाएगा एफ। हो गया और बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ए तो ई के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी, यस एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कि कौन सा इनमें से इरेशनल है। देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.14, 114, 11114 ऐसा चलते चले जा रहे। टर्मिनेटिंग है नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं है। नाउ क्या इसमें रिपीट हो रहा है कुछ, नहीं जी हो नहीं रहा है। ये 14 है, ये 114 है, ये 1114 है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरेंस भी हम इसको बोलते हैं, है नहीं है। अच्छा जी, अब इस पर चलते हैं। ये आपकी क्या है, रिपीट हो रही है क्योंकि बार आ गया। चलो इसमें देखो 22/7, ये आपका पता है सभी को रेशनल होता है, बट आपको क्वेश्चन में इरेशनल ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं होगा क्योंकि टर्मिनेट है। और इरेशनल अगर पूछेगा, इरेशनल की कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, नंबर नॉन रिपीट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इरेशनल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेट है एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब वहां पर रिपीटिंग भी कोई डिजिट नहीं हो रही है, तो वो नंबर हो जाता है आपका इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कुछ ऐसा कि बना और एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो एक्स, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट था। यहाँ पे आपका ये है क्वेश्चन एक्स कोसेक स्क्वायर 30, जो CSC लिखा हुआ है ना मीन्स कोसेक है वो आपका। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 30 इंटू सेक स्क्वायर 45 अपॉन 8 कोस स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है। कोसेक 30 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस सेक 45 ये होता है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 8 कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60, 10 60 होता है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब आप इसका सोल्यूशन इधर देखो, एक्स 2 का स्क्वायर 4 तो 4x माइनस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये हो जाएगा 1/3, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, ये 3 यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से होगा 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 माइनस, जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 से 3 कैंसिल, ओनली 1 बचेगा। ठीक है, तो 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8। देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे 4x ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस ही नहीं था बाबू, ये आपका मल्टीप्लाई था। क्या था मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आपका इधर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x और ये मल्टीप्लाई 2, ये भी मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x, कितना 8x इज इक्वल्स टू 8, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इनटू था मल्टीप्लाई था क्वेश्चन में और हम यहाँ पे माइनस लेके चल दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस
दिस एंड द वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे बना ले रहे हैं, हो गया कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक तो लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। हम इसके 2 पॉइंट ले रहे हैं जिससे ये लाइन ड्रॉ कर सके। x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 अगर है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 डाल लो। पहले x की वैल्यू 0 रखते ही 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में 3 2 जा 6, तो 0,2 मिला पहला पॉइंट। अब की बार y की जगह पर आप 0 लिख दीजिए, y की जगह 0 रखते ही 0, तो x की वैल्यू क्या हुई 6। तो जो पहली जो इक्वेशन होगी वो इन 2 पॉइंट को मिलाने से बनेगी। दूसरी लाइन देखते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें y x की वैल्यू 0 पुट करो सेकंड के लिए। x की वैल्यू, ये तो आपकी फर्स्ट है दोनों में, ठीक है। x की जगह पर 0 रखते ही -3y इक्वल्स टू 12 बन गया। -3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 3 4 जा 12, तो x क्या मिला 0,-4। दूसरा, अब आप 0 की y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 करते ही 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6,0। ठीक है यहाँ तक। अब आप एरिया देखो, पहले ये दोनों लाइन है ना, आप ड्रॉ कर लो। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +2, मान लो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। ये तो है आपका पॉइंट है ये वाला। 6,0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो मान लीजिए कहीं इधर है 6,0। तो ये जो लाइन होगी पहले वाली, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 0,-4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 कहीं नीचे होगी, मान लीजिए यहाँ पे है 6,0, x की वैल्यू 6, y 0, ये हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल तो चलो बन गया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल है, लेकिन ये वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच का एरिया पूछ रहा है, ये पूरा, क्योंकि वाई एक्सिस तो आपका ये बन गया और ये 2 लाइन ही है, इनके बीच का बाउंड्री। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो हाइट तो हो जाए इसकी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हाइट तो होगी 6, बेस इसका यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट कौन सा था, ये था 0,2, मतलब आप ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर चले, 2 तो ये हो गए, और ओरिजिन के नीचे ये 0,-4 था, तो 4 यूनिट ये, 4 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, टोटल 6 यूनिट ये हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस 6, हाइट वो भी आपकी 6, 2 से 6 डिवाइड करोगे 3, 3 6 18, तो 18 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी। ठीक है, ए ये बी ये सी, बी सी का तो मिड पॉइंट है डी, तो ये लो जी आपका हो गया डी। ए सी या सी ए का मिड पॉइंट है ई, ये लो जी यहाँ पे हो गया ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं एफ। ठीक है, अब इनको तीनों को भी ज्वाइन कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब देखो क्लास 9th में आपका ये क्वेश्चन होता है, अगर आप ट्रायंगल की 3 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो ऐसा करने से जो ये बनता है ना ए डी ई, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, वहां पे प्रूफ के लिए है। ठीक है, देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए ई डी एफ, ये क्या बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे यहां से बी एफ ई डी, बस ध्यान से देखो बी एफ ई डी लिख लीजिए, बी एफ ई और डी, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, नाउ अब देखो इधर भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, सी देखो सी से चलते सी डी एफ ई, सी डी एफ ई, ये भी आपका क्या बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में एक कंडीशन होती है कि जो एक पैरेललोग्राम हो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो, दैट मीन ये एंगल डी के इक्वल, तो इससे पहले से क्या मिलेगा एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। सेकंड से जो बी एफ ई डी है ये वाला पूरा, इसका एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तीसरा, अब अगर ये वाला आप पैरेललोग्राम लेते हो, सॉरी ये लिया पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम को लेने से जो एंगल एफ होगा वो एंगल सी के इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल तो एफ और सी है, तो एंगल जो आपका सी होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल एफ के इक्वल होगा। अब देखो ए डी के इक्वल, बी ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल, देखो कहाँ कहाँ है। अच्छा, अगर इससे एक ट्रायंगल बनाना हो आपको ए बी सी,
ट्रायंगल बनाना हो ए बी सी, ये किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के, डी ई एफ के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अब देखो कहाँ कहाँ है एंगल ए एंगल डी के इक्वल, कौन कौन से में? एंगल ए यहाँ पे है, इसका लास्ट में ई है तो ये तो गलत। एंगल ए एंगल ई के इक्वल, ये भी गलत। एंगल ई इसका, अब देखिए पहला एंगल एफ, एंगल एफ किसके इक्वल है बाबू? सी के, तो इसका एफ पहला है, इसका सी तो नहीं है तो ये भी गलत। इसका एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, एफ लास्ट का है, सी भी लास्ट का, चलो सही है। डी बीच में है, डी ए के इक्वल, इसका डी ए के इक्वल आया, लेकिन हमारा डी किसके इक्वल है? ये भी ए के इक्वल है, सही बात है। और ई किसके इक्वल है? बी के, और हमारा बी भी तो किसके इक्वल है? ई के, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन एफ डी देन दे विल बी सिमिलर इफ दिस। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है आपके पास, एक तो है एबीसी और दूसरा है डीईएफ। दो ट्रायंगल बना लीजिए पहले तो आप, ए बी और सी। एक दूसरा ट्रायंगल और ऐसे बना लीजिए, उस पर लेकिन वर्टेक्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी आपको अभी बताया था। एंगल देखो अब वर्ट साइड का रेशो गिवन है ए बी अपॉन डीई, ए बी है ये तो जरूर डीई इधर का ही होगा, होगा नहीं होगा? यस। दूसरा बी सी अपॉन एफ डी, बी सी इसका ये, एफ डी इसका ये होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें देखो डीई और एफ डी दोनों में क्या कॉमन वर्टेक्स है? डी, और इनमें कॉमन क्या आपको वर्टेक्स? ये, तो डी जरूर यहाँ होगा। अब ए बी अपॉन क्या था? डी, तो डी यहाँ हो गया तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, अब अपॉन में क्या है? बी सी अपॉन एफ डी, बी सी एफ डी, तो जरूर एफ यहाँ पे होगा। तो बताओ एंगल ए किसके इक्वल? एंगल ए तो हो जाएगा एंगल ई के इक्वल, होगा नहीं होगा? एंगल ए एंगल ई के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल? एंगल डी के इक्वल, और जो एंगल सी होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। बी डी के इक्वल, यस। ए डी के इक्वल, गलत। ए एफ के इक्वल, ये भी गलत है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। ठीक है, और एक पॉइंट की बना -3,4। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर, 0 - -3 दैट इज +3, क्योंकि 0 में 3 ऐड करोगे 3 रह जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस। यहाँ पे 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 28 का डी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है आपको इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पर देख ले, ये लो जी, ये बन गया आपका ट्रायंगल। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, और एंगल बी आपको 90 डिग्री गिवन है, तो ये बी हो गया, तो ए कहीं आप यहाँ पे ले लीजिए, सी आप कहीं यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, एबीसी होगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल भी 90 डिग्री होगा, और गिवन है आपको कोट ए इज इक्वल टू 1, कोट ए इज इक्वल टू 1। कोट क्या होता है आपका? अब कोट ए, एक काम करते हैं, ए को यहाँ पे ले लीजिए, सी को यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ए एंगल के लिए निकालना फिर इजी होगा ना। ठीक है, अब देखो अगर कोट ए कितना है? 1। अगर कोट ए 1 होगा, आप एक बात देख, कोट की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो कोट ए इज इक्वल्स टू 1 की जगह पे क्या लिख लेंगे? कोट 45। दोनों तरफ कोट से कोट कैंसिल, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई या नहीं आ गई? अगर ए की वैल्यू 45 है, इस ट्रायंगल में ए 45 है, तो सी भी 45 ही होगा। क्लियर? अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? कोस सी साइन ए, कोस सी साइन ए माइनस कोस ए साइन सी, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब ए और सी दोनों कितने हैं? 45 45 के वैल्यू पुट करो। कोस 45 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2 माइनस कोस ए, दैट मीन कोस 45 1/√2 एंड साइन 45 वो भी 1/√2, 1/√2 1/√2 1/2 1/√2 इंटू 1/√2, ये भी 1/2, 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। अब ऑप्शन में मैच करते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा।
तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है आपको, अरुणा हैज ₹1, ₹2 coins with her if the total number of coins that he has 50। ठीक है यहाँ तक। अब कोई एक यहाँ पे अरुणा है, उसके पास में कुछ सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और अगर यदि उनका टोटल नंबर ऑफ कॉइन चेक करते हैं, चाहे वे 1 रुपीज का हो चाहे 2 रुपीज का, वे आपके टोटल 50 कॉइन्स एंड द अमाउंट ऑफ मनी, और इस टोटल जो मनी है इसका जो अमाउंट है टोटल हर विद हर जो उसके वे 75 रुपीज है, देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर। तो नंबर बताना है कि 1 रुपीज कॉइन कितना है और 2 रुपीज कॉइन कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम अपने ऑप्शन से। ठीक है, अब मान लीजिए देखो जो 1 रुपीज कॉइन है वो 35 है। अब एक बात बताओ, अगर 1 रुपए का जो सिक्का है उसमें 1 रुपया होगा एक सिक्के में, 2 सिक्कों में 2 रुपए होंगे, 3 सिक्कों में 3 रुपए, ऐसे ही 10 सिक्कों में 10 रुपए होंगे। ठीक है, अब अगर एक सिक्के में 2 रुपए है 2 रुपीज वाले में, तो 2 सिक्के में 4 रुपए, 3 सिक्कों में 6 रुपए हो जाएंगे ना। तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उसकी मल्टीप्लाई कर देता है जितने भी एक कॉइन्स में वहां पे रुपीज है। ठीक है, तो वो टोटल अमाउंट आता है। अगर एक सिक्का 1 रुपए का है तो 35 सिक्के 35 रुपए के, यानी 35 रुपीज के प्लस। अच्छा, अगर एक सिक्का 2 रुपए का है तो 15 सिक्के कितने हो जाएंगे, 30 रुपए के। तो टोटल रुपीज कितना बैठता है, 65। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वे तो 75 रुपीज है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत। सेकंड, 35 है 1 रुपए का, तो टोटल 35 रुपए हो जाएंगे, 35 रुपीज होगी। और 20 रुपीज, अब एक बात बताइए, अगर 2 रुपीज कॉइन 20 हो जाओ तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 22 जा 40, 40 प्लस 35 75, तो 75 इससे आ गया। अब ये चेक कर लो क्या ये नंबर ऑफ कॉइन टोटल 50 बैठ रहे भी नहीं। ठीक है, 35 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 55 कॉइन, जो कि गलत, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 50 कॉइन्स गिवन है। चलो अब आगे चलते हैं। 50 रुपी, अब 50 कॉइन है 1 रुपीज के, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 50 हो गया, प्लस 35। अगर 2 रुपीज कॉइन है टोटल 35, तो 35 टू जो 70, तो 70 रुपीज, 70 प्लस 15 ये हो जाएगा 85। ये आपका गलत, क्योंकि टोटल तो 75 रुपीज होना है। अब 25 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 25, प्लस 25 टू जा 50, अब 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75। चलो अमाउंट सही आ गया यहाँ पे। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स सही है या नहीं है। 20 प्लस 25 दैट इज 50, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अब अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज, इसका बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म की क्या होगा। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जब इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का सीधा सा तरीका क्या है, इनका HCF निकाल लो और उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब HCF कैसे निकालते हैं उसके कई मेथड है, ये आप खुद देख लोगे। हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं। देखो कितना है, पहला नंबर है 1095, दूसरा है 1168, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो, 1168 करो डिवाइड। 1 टाइम्स 1095 कितना बचा, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 9 होने का नहीं, 16 माइनस 9 दैट इज 7। अब इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1095, 73 बन जाए 73, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 7 3, और इस 5 को आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, 73। अब इसको देखो डिवाइड करके कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स टेबल चलाइए, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, ये पूरा कैंसिल। तो HCF कितना आया, तो HCF आ गया आपका 73। अब बस क्या करना है, 73 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। 73 से ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1095। 73 से किसको डिवाइड करना है, 1095 को। 73 बन जाए 73, कितना बचा, 9 माइनस 3 6 3, 6 10 माइनस 7 3, और ये 5 यहाँ पे। ठीक है, ये 5 टाइम्स टेबल चलाओगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचा, 73 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 15 टाइम्स। तो देखो न्यूमरेटर 15 किसका है, इसका है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप 73 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे 16 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF गिवन है 12 2 नंबर का, और उन दोनों की प्रोडक्ट गिवन है ये, और LCM आपको निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू
बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है 1800, एलसीएम गिवन सॉरी एचसीएफ गिवन है 12 और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ये कितना है 12, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 1800 अपॉन 12। 12 से आप डिवाइड करोगे 12 बन जाए 12 बचेगा 6 हो गया 60, 12 5 जा 60, 150 150 और करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। tan a is equals to n tan b एंड sin a is equals to m sin b देन cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है आपको कि क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर tan a is equals to n tan b है तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये tan b मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ये हो जाएगा tan a अपॉन tan b। ठीक है, यहां से m की वैल्यू निकालिए। अब m इज इक्वल्स टू कितना साइन, देखो ये साइन b अपॉन में आ जाएगा साइन a अपॉन ये हो जाएगा साइन b। ठीक है, यहाँ तक m और n की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस tan a को अपॉन में ले आते हैं, तो ठीक है वहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन tan b बचेगा। इधर तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन tan b बचेगा। ठीक है, और जो ये आपका tan a था ये n के अपॉन में आ जाएगा ऐसे। ठीक है यहाँ तक। अब 1 अपॉन tan b क्या होता है कोट b। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिला कि जो कोट b होगा वो n अपॉन tan a के इक्वल हो गया। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अब देखते हैं इधर m वाले से साइन ए को अपॉन में लाते हैं, तो इधर 1 अपॉन साइन बी बचेगा। मैं इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू m अपॉन साइन ए, ये हो गया। ठीक है, 1 अपॉन साइन बी क्या होता है कोसेक बी, कोसेक बी इज इक्वल्स टू m अपॉन साइन ए। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो आप क्या करोगे, आपके पास है ना एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा में यहाँ पर अगर बी ले इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर बी होते हैं आइडेंटिटी। अब हम कर रहे हैं कोट स्क्वायर बी को इसके साथ ला रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर बी इज इक्वल्स सॉरी माइनस, ये कोट स्क्वायर इसके साथ माइनस का हो जाएगा ना, कोट स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें कोसेक बी की वैल्यू कितनी है, अब अपॉन साइन यहाँ पर रखो, तो ये स्क्वायर है इसका, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोट बी की वैल्यू एन अपॉन टेन है, तो इसका स्क्वायर करोगे एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस टेन को साइन अपॉन कोस लिखोगे, कोस घूम के ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखोगे एलसीएम तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। जैसे ये देखो डिनोमिनेटर है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इसको आप लिखोगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए को आपका ये ऐसा कैसे ही इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में करोगे साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये माइनस का कोस स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो देखो जैसे आप कोस स्क्वायर इधर लाए तो ये तो हो गया प्लस का, और माइनस के एन स्क्वायर कोस स्क्वायर है ये आपका ऐसा कैसे ही, और इज इक्वल्स टू 1 इधर था इधर ऐसा कैसे ही। अब जो ये एम स्क्वायर प्लस का था ये इधर आके माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो दोनों टर्म से कोस स्क्वायर ले लीजिए आप कॉमन, क्या मिला 1 माइनस यहां से बचेगा आपके पास ओनली एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहां से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, अगर आप कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 1 माइनस एन स्क्वायर, या फिर माइनस ऊपर से कॉमन लेकर दोनों कैंसिल करोगे तो आप क्या लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन देखो कौन सा सही हुआ यहाँ पर करेक्ट, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोस स्क्वायर ए की तो वैल्यू पूछ रहा था यहाँ आपसे एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34।
ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर। देखो साइड गिवन है, अब की बार क्या गिवन है, साइड कितनी, 6√3 सेंटीमीटर। देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज, आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी होगी, क्या होगी, हाइट। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है, 6√3। देखो 2 से 6 कट गया, 3 टाइम्स √3 3 और 3 और 3 3 3 जा 9, तो 9 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या है, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज इज। ठीक है यहाँ तक। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर ले उसके एवरेज की, यानी कि उसके औसत की। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि जो एवरेज उनका आएगा उस नंबर का प्रोबेबिलिटी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले मीन निकालते हैं, यानी कि एवरेज। एवरेज का देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, समेशन xi बाई n, मतलब इन सभी को प्लस करोगे और अपॉन n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, कि आपके पास डाटा कितना गिवन है, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, + 7 27, 34, 34 + 9 43, 43 + 9 52, 52 + 9 61, 61 + 9 70, तो कितना हो गया, 70 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि जो आपका एवरेज है वो 7 आ गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या हो जाएगी, ये बताओ। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। 7 देखो फेवरेबल केस कितने हैं, 1 2 3, फेवरेबल केस है 3, टोटल आउटकम्स कितना है ये आपके 10, तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइन इज। अब देखो कोई भी अगर 2 लाइन कोइंसिडेंट है तो उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो 36 का क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखते हैं क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। देखो 2 नंबर है कोई, मान लो एक ए है एक बी है, ठीक है, उनका एलसीएम गिवन है, क्या गिवन है, उनका एलसीएम कितना गिवन है, 45 टाइम्स गिवन है, किसके, उनके एचसीएफ के। ठीक है यहाँ तक। एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये कितना गिवन है आपको, ये आपको 1150 गिवन। ठीक है यहाँ तक। देन एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम की वैल्यू किसकी इक्वल है, 45 एचसीएफ के, तो एलसीएम की जगह पर रख दो आप 45 एचसीएफ प्लस एचसीएफ और इज इक्वल्स टू 1150। देखो 45 ये 1 ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 46 एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1150। अब एचसीएफ निकालना है तो 45 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में 46। तो देखो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 25 टाइम्स डिवाइड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 25। नाउ अब देखते हैं 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 माइनस 5 sin स्क्वायर 45 इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो करने के लिए क्या करते हैं, इनमें वैल्यू पुट करो बाबू। 3 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर है, ये लो जी, प्लस 2 क्या होती है cot 30 की वैल्यू √3, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, माइनस 5 sin 45 1/√2, और इसका भी स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3/1/2 का स्क्वायर 3/4
प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा 6 माइनस 5 और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपॉन में 2। एलसीएम हो जाएगा आपका 4। एलसीएम 4 लेने के बाद 3 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 2 2 जा 4 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 2 5 जा 10 24 प्लस 3 27 में से 10 माइनस करोगे 17 और अपॉन 4 तो 17 अपॉन 4 ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 17 अपॉन 4। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 39 कार्ड्स बियरिंग नंबर 2 3 4 अप टू 11 आर कीप्ड इन ए बैग। ठीक है यहाँ पे एक बैग है जिसमें कुछ कार्ड रखे और उन पर नंबर डले हुए हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विद द प्राइम नंबर। देखो 2 से 11 तक आपके पास नंबर लिखे हुए हैं तो इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होंगे। प्राइम नंबर सबसे पहला होगा 2 3 5 7 और 11। तो फेवरेबल केस कितना हुआ 1 2 3 4 5 कितना हुआ 5 और 2 से 11 तक कितने कार्ड होंगे आपके पास। कितने कार्ड होंगे 2 से 11 तक आपके पास 10। ठीक है यहाँ पे अब 5 से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका इफ पॉइंट P दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है लेट्स से पॉइंट A हेयर -5, 2 एंड पॉइंट B हेयर 4, 6। एक इसका मिड पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है A/8, 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो ये है आपको मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है अब इस कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे लिख सकते हो A/8 को x1 प्लस x2 मतलब -5 प्लस 4 और अपॉन में 2। ठीक है -5 प्लस 4 -1 कितना हो जाएगा देखो A/8 इज इक्वल्स टू -1/2। 8 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 2 से 8 डिवाइड कर दोगे 4 बचेगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक है तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा A इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब आपका सेक्शन सी आता है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है इसमें आपका क्या होता है केस स्टडी होती है। आपको एक क्वेश्चन होगा उसको स्टडी करना है बहुत अच्छी तरीके से और फिर उससे रिलेटेड आपको कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हो गए और फिर आपको वे अटेम्प्ट करना है। ठीक है वहीं से देखकर। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी का देखो सॉल्यूशन देखने के लिए अब आपको एक काम करना है। सभी इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।